स्टूडेंट, अब आपका लास्ट टॉपिक कार्नोट थ्योरम, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कि कार्नोट थ्योरम किस पे बेसिस है। सबसे पहले कार्नोट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। इसका दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ नो इंजन वर्किंग बिटवीन टू गिवन टेम्परेचर कैन हैव इफिशियंसी ग्रेटर देन दैट ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर्स। कोई भी इंजन की वर्किंग इफ़िशियंसी या इफ़िशियंसी हम कहें, जो दो टेम्परेचर के बीच में वर्क कर रहा है, उसकी कार्नोट इंजन से की एफिशिएंसी से ज़्यादा नहीं हो सकती। कोई भी इंजन ऐसा बनाया नहीं जा सकता जो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी को पा सके, जो मैंने बताया था इससे पहले वाले टॉपिक में। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी है उसको वर्किंग सब्सटेंस से लेना देना नहीं, यानी जो बीच में हीट को ट्रांसफ़र करा रहा है वो वर्किंग सब्सटेंस है, वही तो हीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी वर्किंग सब्सटेंस एफिशिएंसी पे डिपेंड नहीं करता। ये कार्नोट थ्योरम है। ठीक है, तो दो थ्योरम है, इसको प्रूव करेंगे कैसे। सबसे पहले देखिए आप, जैसा कि फिगर में दिया हुआ है, दो इंजन है। ठीक है, एक इरिवर्सिबल इंजन है जिसको हम आई लिख रहे हैं यहाँ पे। इस इंजन को हमको टेस्ट करना है। ठीक है, इरिवर्सिबल आई। और एक आर है जो कि रिवर्सिबल इंजन है। समझ में आ रहा। आर जो है रिवर्सिबल इंजन है, जो अपनी इनिशियल स्टेट में फिर से वापस आ सकता है अपने सिस्टम को लेकर के। और आई जो है इरिवर्सिबल इंजन है, जो इरिवर्सिबल प्रोसेस को फॉलो करेगा। तो इरिवर्सिबल जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, यानी जिस इंजन को हम प्रूव करना चाह रहे हैं, इस इंजन से आई को आर से कंपैरिजन करना है हमको। यहाँ पे आई इज़ इरिवर्सिबल इंजन एंड आर इज़ रिवर्सिबल इंजन। और रिवर्सिबल कौन सा होता है? कार्नोट इंजन। ठीक है, तो ये आर जो होगा वो कार्नोट कहलाएगा। कार्नोट इंजन की इफिशियंसी को हमको इरिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी से कंपेयर करना है। ठीक है, तो इसका मतलब जितना इसकी इफ़िशियंसी जिस हिसाब से आनी चाहिए, वही टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन ये देना चाहिए उसी के हिसाब से। तो वही पूरी कंज्यूम होना चाहिए एटमॉस्फेयर में। कोई भी या सिंक की तरफ कोई भी टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इस तरह का कुछ होना नहीं चाहिए। पूरी कंजम्पशन होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे भी हमको मिल रही है। जो इरिवर्सिबल में है वो इरिवर्सिबल में है, तब हम कहेंगे कि इरिवर्सिबल वाला भी बिल्कुल इफ़िशियंसी में वही है जो कि कार्नोट इंजन की इफ़िशियंसी है। ठीक है, तो होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि हमको करना क्या है। चलिए प्रूफ करते हैं, तो और भी इसको क्लियर करते हैं। उसमें सबसे पहले बात आती है कि प्रूफ कैसे करेंगे। तो ये देखिए, इरिवर्सिबल इंजन आई है और रिवर्सिबल आर है। दो इंजन जो है वो एक दूसरे से कपल ऐसे किए गए हैं कि ये आई वाला जो है वो आर को चलाएगा। ठीक है, इरिवर्सिबल इंजन जो है जो वर्क दे रहा है उससे आर चल रहा है। ये इस तरह से कपल किए गए हैं। सो हम कह सकते हैं कि आर पे वर्क इनपुट हो रहा है, तब जा कर के वो हीट उठा रहा है। कहाँ से? सिंक से, यानी लोअर टेम्परेचर। ये लोअर टेम्परेचर है। ठीक है, ये सोर्स जो है वो हाई टेम्परेचर है। तो आर जो है लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ हीट को ट्रांसफ़र कर रहा है। इसका मतलब एक्सटर्नल वर्क कोई दे रहा है बाहर से इसको, क्योंकि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट कभी ट्रांसफ़र हो नहीं सकती है। तो बाहरी वर्क की वजह से हीट ट्रांसफ़र हो रही है यहाँ पे। तो आर क्या है? रेफ्रिजरेटर काम कर रहा है। जैसे कि रेफ्रिजरेटर के अंदर खाने वगैरह जो रखे होते हैं वो लोअर टेम्परेचर पे होते हैं और बाहर वो उनकी हीट पहुँचाता रहता है फिर भी, ड्यू टू वर्क ऑफ कंप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है, द इंजन आई एब्जॉर्ब हीट Q1 फ्रॉम द सोर्स। जैसे ये Q1 से ये Q1 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है आई और वर्क दे रहा है, जबकि Q2 हीट रिजेक्ट कर रहा है। Q2 इज इक्वल टू Q1 माइनस डब्ल्यू, क्योंकि जितना वर्क करेगा उसके हिसाब से। और हीट रिजेक्शन भी होगा कुछ सिंक की तरफ, क्योंकि आई क्या है? इरिवर्सिबल है, तो वो हीट रिजेक्ट तो करेगा ही करेगा सिंक की तरफ। टोटल वर्क डन तो देगा नहीं वो। तो यहाँ पे जो हमको मिल रहा है वर्क डन, W इज इक्वल टू इरिवर्सिबल का वर्क डन जो है WI इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं हम? Q2 माइनस Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2। देख लीजिए, Q1 हीट आ रही थी,
Q2 रिजेक्ट हो गई, बचा क्या W, तो W इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल हीट में से Q2 हीट घटा देंगे तो हमारा W हो जाएगा। ठीक है, तो इफ़िशियंसी ऑफ इंजन क्या हो जाएगी, ईटा आई इज इक्वल टू, इफ़िशियंसी आपको पता है आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट क्या है वर्क, इनपुट क्या है इनपुट हीट Q1, तो W इज इक्वल टू क्या है Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। सो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है इफ़िशियंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन। सिमिलर मैनर में अब अगर देखें तो इंजन आर जो है हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सिंक से Q2 डैश, और उसके ऊपर टोटल वर्क डन हो रहा है W का, जो कि इरिवर्सिबल इंजन उसको वर्क दे रहा है, और हीट को वो Q1 डैश रिजेक्ट कर रहा है सोर्स की तरफ। तो इफ़िशियंसी अगर हम निकालें रिवर्सिबल इंजन की, तो यहाँ पे भी क्या होगा W क्या है वर्क डन अपॉन Q1 डैश हीट रिजेक्शन। ठीक है, W अपॉन Q1 डैश। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे W अपॉन Q1 डैश इफ़िशियंसी ऑफ इंजन आर। तो यहाँ से W की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप W की वैल्यू अगर निकालें तो ये आएगी, ये अगर ये पूरा सिस्टम देखें तो W प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू क्या है Q1। ठीक है, W भी इनपुट पे है, Q2 डैश भी इनपुट पे है, तो Q1 के बराबर हो जाएगा। तो W प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू Q1, तो W इज इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा, W इज इक्वल टू Q1 माइनस, ठीक है Q1 डैश होगा ये, Q1 डैश माइनस Q2 डैश, Q1 डैश माइनस Q2 डैश अपॉन Q1 डैश, यह आ जाएगा ईटा आर। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ ताकि वो समझ में आए। इफ़िशियंसी जो हमको लिखना था टच गड़बड़ हो गया था। इफ़िशियंसी आई इज इक्वल टू इरिवर्सिबल की जो इफ़िशियंसी आ रही थी हमारी Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ठीक है, इफ़िशियंसी ऑफ रिवर्सिबल की आ रही थी Q1 डैश माइनस Q2 डैश अपॉन Q1 डैश। ठीक है, ये चीज़ आ रही थी। अब मान लीजिए इंजन आई जो है, यानी जो इरिवर्सिबल इंजन है, वो ज़्यादा इफ़िशियंट है आर के रिस्पेक्ट में, यानी हम लिखने जा रहे हैं अब इंजन, ठीक है कलर चेंज करें इसका, ये जो आई है वो ज़्यादा इफ़िशियंट है आर के रिस्पेक्ट में। तो हम कह सकते हैं अगर ये ज़्यादा इफ़िशियंट है तो यहाँ पे अगर वैल्यू रखेंगे तो इंजन आई यानी W अपॉन आई की इफ़िशियंसी Q1 इज़ ग्रेटर देन W अपॉन Q1 डैश ना, यही होगा। ठीक है, तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो W कटेगा, लेकिन इन्वर्स में है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इन दोनों रिलेशन से Q1 डैश जो है वो Q1 से बड़ा होगा। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है 1 अपॉन Q1 ग्रेटर देन 1 अपॉन Q1 डैश। अगर इसको पलटेंगे तो उलट जाएगा निशान, ये Q1 लेस देन Q1 डैश। ठीक है, तो ये चीज़ एक रिलेशन मिल रहा है Q1 लेस देन Q1 डैश। कहने का मतलब ये है कि जो हीट इनपुट सोर्स से आ रहा है वो Q1 डैश से कम है। अगर किस कंडीशन में कि इफ़िशियंसी जो है इरिवर्सिबल इंजन की ज़्यादा हो, तब इसका मतलब हम कह सकते हैं Q1 डैश माइनस Q2 डैश। ठीक है, या इस तरह से कह सकते हैं Q1 डैश माइनस Q1। थोड़ा सा हम आगे लिखें इसी इक्वेशंस को, आप लोग बुक में से देखते हुए चलेंगे। Q1 डैश जो है वो ग्रेटर देन है Q1 से। ठीक है, अगर Q1 से ग्रेटर देन है मतलब ये चीज़ ज़्यादा है, ये चीज़ कम है। किस कंडीशन पे, जबकि इरिवर्सिबल इंजन की इफ़िशियंसी ज़्यादा है। ठीक है, इरिवर्सिबल इंजन की इफ़िशियंसी रिवर्सिबल से ज़्यादा है, तब हम कह सकते हैं कि Q1 डैश माइनस Q1 इन दोनों का जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव डिफरेंस आएगा उन दोनों का। Thus the source loses heat Q1 to I and gains Q1 dash from R।
देखिए सोर्स जो है वो Q1 जो हीट जो है वो I यानी ये Q1 और Q1 डैश में आप देखिएगा Q1 जो है I को ट्रांसफ़र हो रही है और Q1 डैश जो है वो गेन हो रही है R से। ये ऊपर की तरफ जा रही है सोर्स में और ये सोर्स से आ रही है, ठीक है। तो नेट हीट गेन्ड बाय द सोर्स यानी सोर्स के ज़रिए जो नेट हीट गेन होगी, नेट हीट गेन बाय द सोर्स, सोर्स के ज़रिए जो हीट गेन होगी जाहिर सी बात है जितनी हीट इनपुट हो रही है यानी Q1 डैश इनपुट हो रही है माइनस Q1, ये हो गया नेट हीट गेन बाय द सोर्स। इसी तरह सिंक की बात करें अगर हम, सिंक में जो गेन हो रही हीट, सिंक में गेन हो रही हीट Q1 माइनस W, यहाँ पे सोर्स के लिए था ये। अब सिंक की बात करें तो सिंक के लिए हम लिखें, सिंक में नेट हीट जो एब्जॉर्ब हो रही है वो Q1 माइनस, यहाँ पे येलो कलर से आप देख लीजिए Q1 माइनस W है जो कि Q2 है। तो हम कह सकते हैं Q1 माइनस W हीट जो है वो सिंक को मिल रही है और वो लूज़ कर रही है हीट Q2 डैश, ये Q2 डैश सिंक लूज़ कर रहा है हीट R की तरफ। तो नेट हीट लॉस सिंक के ज़रिए हीट लॉस क्या है, हीट लॉस कैसे लिखेंगे, जितनी इनपुट हो रही कितनी हो रही, आउटपुट कितनी हो रही Q2 डैश माइनस Q1 माइनस W, ये Q1 माइनस W है जो इनपुट के तौर पे है Q1 माइनस W, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे पूरे को तो हमको ये आपको देखने को मिलेगा, ये वैल्यू आएगी Q1 डैश माइनस Q1, Q2 डैश कहाँ से चला जाएगा, देखिए क्योंकि W की जगह पे हम रख सकते हैं ना, W की इक्वल टू Q1 डैश माइनस Q2 डैश था, W इज इक्वल टू ये वाले इस वाले एक्सप्रेशन में यानी इस वाले रेफ्रिजरेटर जो रिवर्सिबल साइकिल जो है उसमें W इज इक्वल टू क्या था Q1 माइनस Q2 डैश। तो जब ये सॉल्व करेंगे W की वैल्यू रख करके तो हमको मिलेगा Q1 डैश माइनस Q1, ठीक है। आप लोग कॉपी पे करते रहेंगे इसको, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरह से आप देख करके कॉपी पे करते रहेंगे। तो कंपाउंड जो अगर हम इन दोनों इंजन को आपस में मिला करके रख रहे हैं तो एक ये सेल्फ एक्टिंग मशीन की तरह काम करेगा। कहने का मतलब ये है कि I जो है वर्क दिए जा रहा है और Q1 डैश माइनस Q1 जो सिंक से हीट लॉस हो रहा है उतना ही जितना इधर से गेन हो रहा था। अभी को मैंने आपको देखा है Q1 डैश माइनस Q1 जो है गेन हो रहा था, ये वाली गेनिंग है और वही लूजिंग है, गेनिंग लूजिंग लगातार चल रही है और ये इंजन लगातार वर्क किए जा रहा है। Q1 डैश माइनस Q1 हीट को ट्रांसफ़र करके लगातार सिस्टम वर्क किए जा रहा है। तो ऐसा सिस्टम क्या पॉसिबल है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा सिस्टम के बिना एक्सटर्नल एनर्जी दिए सिस्टम में कोई भी एनर्जी हम नहीं दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं खाली टेम्परेचर का ट्रांसफ़र, हीट का ट्रांसफ़र इधर से उधर, उधर से, तो खाली हीट का ट्रांसफ़र इधर से उधर कर रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है कि एक इंजन दूसरे इंजन को लगातार कंटिन्यूस वर्क दे सके। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अगेंस्ट है जो कि यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम कहेंगे कि जो हमने अजम्पशन लिया था कि I इज़ मोर एफिशिएंट देन R, वो रॉन्ग साबित हुआ। I एफिशिएंट नहीं है, इससे भी आपको दिख रहा है कि I जो इरिवर्सिबल इंजन जो है वो एफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना वो हीट जो है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, उसी हिसाब से ये रिवर्सिबल इंजन की तरफ हीट लॉसेस भी उतना ही है। तो हम कह सकते हैं कि कोई इफ़िशियंसी तो है नहीं इसकी इतनी, ठीक है, इफ़िशियंसी में भी वो बराबर नहीं है। तो मोर इफ़िशियंट जो हमने माना था वो भी रॉन्ग हुआ। सो नो इंजन कैन हैव एफिशिएंसी ग्रेटर देन ऑफ कार्नोट इंजन। इसी तरह से हम वर्किंग सब्सटेंस को भी प्रूव कर सकते हैं। इसमें आपने इफ़िशियंसी में देखा कि कोई भी चीज़ वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है, इफ़िशियंसी की वैल्यू सिर्फ W और Q पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, वर्क डन और हीट इनपुट और हीट आउटपुट पे डिपेंड कर रही है, ना कि कोई वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस एक कंपाउंड होता है जो हीट को लेकर के जाता है, तो उस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं देखने को मिल रही है। दूसरी चीज़ अब आप आइए, अब हम आगे चलते हैं। ये है रेफ्रिजरेटर और हीट पंप,
ठीक है। रेफ्रिजरेटर भी एक कार्नोट इंजन या इस तरह का हम कहें कि उसका रिवर्स डायरेक्शन में वो काम करता है। जैसे कार्नोट इंजन जो डायरेक्शन में काम करता है वो सोर्स से सिंक की तरफ हीट ट्रांसफ़र होती है, यानी हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट ट्रांसफ़र होती है, तब जाकर के कार्नोट इंजन वर्क करता है। लेकिन रेफ्रिजरेटर जो होता है वो उल्टा, यानी हमेशा इसको कोल्ड से हीट लेगा, कोल्डर पार्ट से हीट लेगा तो हॉटर पार्ट को हीट ट्रांसफ़र करेगा। आपने देखा है रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि हीट जो होती है वो सीधे सीधे लोअर टेम्परेचर से ले करके बाहर उसका कंप्रेशर हीट को बाहर की तरफ फेंक देता है। ठीक है, अब बाहर तो ज़्यादा टेम्परेचर है लेकिन रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या है, लोअर टेम्परेचर है। उसमें हम सब्जियां रखें उठा करके, खाने वगैरह रखें तो वो भी लोअर टेम्परेचर पर रहते हैं, उसको बाहर वो बिना किसी उसके डायरेक्टली, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वो निकल जाती है हीट बाहर की तरफ, उसकी बॉडी को भी छुएं तो वो हीट अप हो जाती है। तो आप देख सकते हैं लोअर टू हायर टेम्परेचर हीट का फ्लो है। तो इसका मतलब ये उल्टा काम करता है, रेफ्रिजरेटर जो है उल्टा काम करता है। उस पर उल्टा काम करने के लिए उसको एक्सटर्नल वर्क देना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए W वर्क दिया गया है, तो वर्क कौन देता है, कंप्रेशर का वर्क होता है। ठीक है, तो ये कंप्रेशर वर्क है जो रेफ्रिजरेटर पे वर्क करता है, जिसकी वजह से कोल्ड रिजर्वायर से वो हीट को उठाता है और फिर वो Q1 जो कि Q2 प्लस W यानी Q2 जो हीट है प्लस अमाउंट ऑफ वर्क ऑफ कंप्रेशर, ये दोनों को मिला करके Q1 हीट यानी ज़्यादा से ज़्यादा हीट बाहर की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है हॉट रिजर्वायर की तरफ। ठीक है, तो ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होती है बाहर की तरफ, ये इस प्रोसेस से होती है क्योंकि वहाँ पे कंप्रेशर वर्क होता है। आप देखते होंगे रेफ्रिजरेटर आपका कुछ देर के लिए रुक जाता है, फिर चलने लगता है, फिर आवाज़ आती है, फिर रुक जाता है, फिर कंप्रेशर चलने लगता है। तो कंप्रेशर रुक रुक के क्यों चलता है, होता है उसके वर्किंग सब्सटेंस की वजह से। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में जो होता है ना, वो कोल्ड रिजर्वायर में हम बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, खाने वगैरह रखते हैं, जैसे आइस जहाँ पे रखते हैं तो वहाँ पे, और जो उस अंदर वाला है वो कोल्ड रिजर्वायर कहलाता है, सिंक वाला। ठीक है, ये अंदर का पार्ट है रेफ्रिजरेटर के, ये रेफ्रिजरेटर का पूरा सिस्टम है, और ये बाहर सराउंडिंग रेफ्रिजरेटर के बाहर का हिस्सा। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस जो यूज़ करते हैं, जो यहाँ से हीट उठाता है और यहाँ को हीट ट्रांसफ़र करता है, उसको हम फ्रेऑन कहते हैं। फ्रेऑन, इसको रेफ्रिजरेंट कहते हैं। रेफ्रिजरेंट कई सब्सटेंस होते हैं, यानी एक ही रेफ्रिजरेंट नहीं, पहले अमोनिया यूज़ किया जाता था, इस तरह से फ्रेऑन नाम की एक गैस होती है वो यूज़ करते हैं। जो कहते हैं कि कंप्रेशर में गैस भरवानी है तो ये फ्रेऑन होती है, ज़्यादातर यूज़ की जाती है। CCl2F2 ये नाम होता है। CCl2 यानी कार्बन क्लोरोफ्लोरो होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम कह रहे हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ये चीज़ है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, अब इस पे बैन लग गया क्योंकि ओजोन लेयर डिप्लीशन जो चल रहा था, जिसकी वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन को देखते हुए रेफ्रिजरेंट के तौर पे अब फ्रेऑन नहीं यूज़ की जाती, अब अमोनिया यूज़ की जाती है, NH3। ये भी एक तरीके से वही काम करती है जो ये करता था। और भी बहुत तरीके के मॉडिफाइड रेफ्रिजरेंट आ चुके हैं अब मार्केट में, जो गैसेस भरवाते हैं हम फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में, वो यही रहती है। अब वर्किंग सब्सटेंस कैसे ये साइकिल को पूरी करता है, तो आप देखिए, समझिए इसको, रेफ्रिजरेटर कैसे वर्क करता है। सबसे पहले गैस जो होती है, मान लीजिए आपकी NH3 है, अमोनिया एक रेफ्रिजरेंट है जो कि एक्सपैंड होगी, यानी पाइपलाइन जो होती है रेफ्रिजरेटर के पीछे ऐसे पाइपलाइन होती है, उसके अंदर वो एक्सपैंड होती है। ठीक है, एक्सपैंड होगी, एक्सपैंड होने के बाद एडियाबेटिकली एक्सपैंड होती है, मतलब वहाँ पे कोई भी हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो है, वैसे एक्सपैंड करेगी। तो एक्सपैंड करेगी फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर, तो जाहिर सी बात है जब एक्सपैंड करेगी तो प्रेशर घटेगा उसका, जब प्रेशर घटेगा तो उसका टेम्परेचर घटेगा, तो कूल्स होगी वो, प्रेशर घटता है तो टेम्परेचर घटेगा, तो वो कूल डाउन होगी, और कूल डाउन होगी तो वो वेपर लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगी। ये गैस थी पहले किस में कन्वर्ट हुई, वेपर लिक्विड, यानी दोनों फेज़ रहेगी, वेपर भी और लिक्विड फेज़ में भी कन्वर्ट रहेगी, उसका मिक्सचर रहेगी। फिर उसके बाद ये कोल्ड फ्लूइड जो होगा, ये चूँकि कोल्ड हो गया, ये क्या हो गया, कोल्ड हो गया, ठंडा हो गया, तो ये फ्लूइड जो होगा वो एब्जॉर्ब करेगा हीट यहाँ से कोल्ड रिजर्वायर से, यानी इतना ठंडा हो जाता है एक्सपैंड होने के बाद कि ये जो अंदर मटेरियल रखा है, फूड आइटम्स यहाँ रखे हैं, इससे हीट वो लेगा। इससे हीट लेते ही आइसोथर्मली हीट लेता है, यानी यहाँ पे टेम्परेचर इसका बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करता है, टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ कुछ भी नहीं आता, हीट लेता है कोल्ड रिजर्वायर से। फिर जैसे ही ये हीट लेगा
हीट लेता है, हीट ले करके ये किस में बदल जाता है, कम्प्लीटली वेपर में बदल जाता है। ये जो मिक्सचर है ना ये वेपर में बदल जाएगा, यानी गैसियस फॉर्म में आने लगेगा, ठीक है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा। उसके बाद जब ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो ये वेपर एडियाबेटिकली कंप्रेस होती है कंप्रेशर में, यानी तब आपका कंप्रेशर फिर काम करने लगता है। कंप्रेशर में ये कंप्रेस होती है वेपर जा कर के एडियाबेटिकली, हीट का ट्रांसफ़र अभी भी नहीं हो रहा है। टिल इट हीट अप द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, उतना कंप्रेशर उस पर काम करता है यहाँ पे इस पोर्शन में, यानी कंप्रेस होगी, ये कंप्रेस होगी। सी फॉर मैं कंप्रेशन दिखा रहा हूँ, सी से कंप्रेशन है, कंप्रेस होगी, इतना कंप्रेस होगी कि ये इसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के पास पहुँच जाए, ठीक है, तभी तो हम हीट का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब वो कंप्रेस होगी, कंप्रेस होने के बाद वो कंप्रेशर आपका जो बोलता रहता है वो कंप्रेशन करता रहता है, उसका सराउंडिंग के टेम्परेचर तक कंप्रेस हो जाएगी। फिर वेपर जो है कंप्रेस वो आइसोथर्मली क्या होगी, वो यानी टेम्परेचर नहीं वो उसका वो होगा कम ज़्यादा, या टेम्परेचर में डिफरेंस कुछ नहीं आएगा कंप्रेशन के दौरान, तो वो आइसोथर्मली कंप्रेस होगी और वेपर जो है वो रिलीज़ करेगी हीट, क्योंकि यहाँ पे एडियाबेटिकली तो है नहीं, आइसोथर्मली, तो रिलीज़ करेगी हीट Q1। ये जो हीट रिलीज़ कर रही है एटमॉस्फेयर को या सराउंडिंग को, जैसे ही वो हीट रिलीज़ करेगी, वेपर जैसे ही हीट रिलीज़ करेगी तो कौन सी हीट, लेटेंट हीट अपनी रिलीज़ करेगी और फिर अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाएगी जो कि वेपर लिक्विड स्टेट थी। तो NH3 फिर से वो वेपर लिक्विड फेज़ में या जो भी स्टेट है उसमें चली जाएगी, अपनी लिक्विफाई हो जाएगी एक तरीके से हम कहें तो फिर से ये साइकिल दोबारा यहाँ से यहाँ पहुँचेगी और फिर ये रिटर्न होकर के फिर ऐसे घूमती रहेगी। तो ये कंटिन्यूअस सिस्टम चलता रहता है हीट इनपुट का और हीट ट्रांसफ़र टू द सराउंडिंग का रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। तो अब शायद आप समझ गए होंगे रेफ्रिजरेटर कैसे वर्क करता है। इसमें एक चीज़ आती है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, COP इसको बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसको बीटा से भी कहीं कहीं दिखाते हैं। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है हीट रिमूव पर साइकिल, द रेशियो ऑफ हीट रिमूव पर साइकिल। यहाँ पे हीट रिमूव पर साइकिल का मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो कितनी हीट रिमूव हो रही है यहाँ पे, देखिए Q2 हीट रिमूव पर साइकिल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो Q2/W क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा यहाँ पे। अगर हम Q2 यहाँ पे देखें तो ये Q2 देखिए यहाँ पे आप यहाँ से निकाल सकते हैं, Q2 इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 माइनस W। तो वैल्यू पुट कीजिए Q2 में, Q1 माइनस W/W, तो COP क्या आ गया, Q1 माइनस W/W। तो अगर इस तरह से अगर निकालें तो ये चीज़ जो आएगी COP निकालने का दूसरा ये फार्मूला जनरेट हुआ। अगर आप W की जगह पे रखिए, वैल्यू अगर W की जगह रखें तो W इज इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा, Q2 माइनस Q1, तो फिर COP क्या हो जाएगा, COP इज इक्वल टू, देखिए Q2/W था पहले, तो Q2 माइनस Q1, ठीक है। इसको अगर हम लिखेंगे इस तरह से, Q2 ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो 1/Q2 फिर से हम इसको लिख देते हैं। अगर यहाँ पे बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो बीटा इज इक्वल टू क्या था, Q2/Q2 माइनस Q1, यही आया था। तो अगर ये Q2 को उठा करके नीचे ऊपर नीचे Q2 से डिवाइड कर देंगे तो ऊपर 1 बचेगा, ठीक है। तो ऊपर हम 1 लिख सकते हैं, 1/Q2/Q2, ये Q2/Q2 1 हो जाएगा, 1 माइनस Q1/Q2, ठीक है, Q1/Q2, 1 माइनस Q1 कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो आपको देखने को मिल रहा है इस तरह से कुछ टेम्परेचर। अगर आप मान लीजिए Q1/Q2 को T1/T2 लिख दें तब भी एक चीज़ आ जाएगी, क्योंकि Q1/Q2 जो हो जाता है, यहाँ पे कुछ एरर आ रही, Q2 माइनस Q1 नहीं था, ये बीटा में, बीटा इज इक्वल टू जो था वो Q2/Q1 माइनस Q2 था, ठीक है। जो हमने पिछला एक्सप्रेशन निकाला था Q1 माइनस Q2 था उसमें,
तो ये मैंने कहा कि Q2 ऊपर से ऊपर और नीचे दोनों Q2 में डिवाइड करेंगे तो ऊपर 1 बचेगा, डिवाइड बाई Q1 अपॉन Q2 होगा -1, ठीक है। और Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू क्या होती है, Q1 की NRT1 अपॉन NRT2, तो NR कट गया, T1 अपॉन T2 आ गया। तो हम कह सकते हैं बीटा या कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन T1 अपॉन T2 -1। सो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 माइनस T2 अपॉन T1 माइनस T2। ये आ गया आपका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये टॉपिक पूरा इस तरह से मतलब एक्सप्रेशन आपको जनरेट करना है, चूँकि मैं मोबाइल स्क्रीन पे करता हूँ तो कुछ चीज़ें जो है वो छूट जाती है मेरे हाथ से। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने पास रफ़ रखिए और रफ़ से उसको टॉपिक को क्लियर कीजिए, रफ़ में एक एक चीज़ लिखते रहिए, जैसे जैसे मैं वीडियो में समझा रहा हूँ उसको समझ करके अपना एक्सप्रेशन कंप्लीट कीजिए, ताकि ये एक्सप्रेशन जो है वो आप एग्ज़ाम तक याद रहे। अभी कर लेंगे तो ठीक रहेगा।